नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 में बड़े बदलाव किए गए। उसके बाद लगातार ये दावे किए गए कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होगा और उस समय ये वादा भी किया गया था कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक होंगे तो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की बात करें, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो बड़े बड़े बयान उनके द्वारा दिए गए थे और समय समय पर बड़े बड़े बयान दिए गए कि यहाँ पर विकास होगा और हो रहा है। लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो धरने प्रदर्शनों का सिलसिला अभी भी जारी है और अब 1 साल होने को है। लगभग धारा 370 में बड़े बदलाव हुए, तो क्या अब वो हालात हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर रियासत का दर्जा दे दिया जाए? इस सब पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम मल्होत्रा जी, जो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। विक्रम जी, शुरुआत यहीं से करेंगे कि अब जिस तरह से 1 साल होने को है जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए हुए, यूनियन टेरिटरी बना अब जम्मू कश्मीर, लेकिन अब आवाज़ें उठ रही हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने की तैयारी कर रही है कि 1 साल हो गया है धारा 370 में बड़े बदलाव के। अलग अलग पार्टियों की बात करें तो वो नेता अब ये कह रहे हैं कि रियासत का दर्जा जो है वो वापस दे दिया जाए। क्या आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा बड़ा क्लियर है इस पे। अपनी पार्टी का जब गठन हुआ था 8 मार्च को, तो हमारा जो मुख्य मुद्दा जो था वो ये था कि हमारी स्टेट जो है 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी के एक मैनिफेस्टो का हिस्सा था और देश भर से उनका वादा था। जब दूसरी दफ़ा वो सत्ता में आए, उन्होंने उसको हटाया, 35A को हटाया। पर जम्मू स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना तो उनकी कहीं वादा नहीं था। और क्यों बनाया गया, क्यों हमारी पहचान छीन ली गई और कैसे ये सस्टेन करेगी इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर एक इतनी बड़ी ज्योग्राफिकली बड़ी एरिया को आप यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। और गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि हम स्टेट बहाल करेंगे जब हालात सामान्य होंगे। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और हमने ये संघर्ष किया है और आगे भी अपनी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने अपने बयानों में बिल्कुल जो प्रेस वार्ता भी की, आप भी उसमें थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो जो हम बड़े वादे करने वाले पार्टी में से नहीं है कि हम सेल्फ रूल देंगे, हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, हम ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, हम आपको ये चांद तारे ला के देंगे। हम कहते हैं कि आप जो हमारा था वो वापस दे दो, आप हमारी स्टेट वापस दे दो, आप हमारी लैंड प्रोटेक्शन करो, आप हमारे नौजवानों की नौकरियों का बचाव करो, आप जम्मू कश्मीर को प्रगति के रास्ते पे आगे ले चलो। और हम आगे आके एक अल्टरनेटिव देने के लिए आगे आए और इन्हीं मुद्दों पे हमने संघर्ष किया। और आगे भी जब तक ये स्टेट वापस नहीं दी जाती, जो डोगरा स्टेट थी अर्स्टवाइल, उसको बहाल नहीं किया जाता और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक अपनी पार्टी का संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। विक्रम जी, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो अब आवाज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं कि जो रियासत का दर्जा है उसको वापस दे दिया जाए। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से ये की बयान तो पढ़ा नहीं इसके बारे में। बड़े बयान आए हैं सर इस पर। कश्मीर घाटी की बात करें, वहाँ से कुछ बड़े नेता हैं जिन्होंने, तो मेरा ये कहना है कि ये तो इनके भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल यूनिट है उनका तो ये आदत रही है कि जो फैसला दिल्ली से आता है वो उस पर ढोल बजाते हैं, फिर जब फैसला बदल जाता है उसके ऊपर भी ढोल बजाते हैं। तो एक फैसले पे रहना चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी को। अगर इन्होंने डोमिसाइल जो आया था लॉ, उस पर ढोल बजाए कि हमने लाया ये, और जो फिर उस पर रहना चाहिए था। फिर स्टेट केंद्र को कहना था कि भाई जम्मू कश्मीर के नौजवान तो क्लास 4 के लायक ही हैं, आप मत बदलो। तो जब बदल के आ गया तो उसको बोला ये भी हमने बदलाया है। इसी तरह जॉब पॉलिसी जब आई तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जितना सर इस बीच अपनी पार्टी ने भी कहा था कि इस फैसले को बदलने में उनका अहम रोल है। अल्ताफ़ बुखारी जी की बात करें, वो दिल्ली में गए हैं, आपका एक रोल रहा क्योंकि वो दिल्ली में थे उस समय। कोरोना में उनके पिताजी बीमार थे, वो दिल्ली फंस गए थे। उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मांगी और उन्होंने कहा कि आप ये क्यों ज़ाती जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ कर रहे हो? क्या हमारा नौजवान सिर्फ क्लास 4 के जॉब्स के लायक है? रोकूंगा थोड़ा सा आपको। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब हमारी बात हुई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अपनी पार्टी सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है। हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हम ये कह रहे हैं कि हमने लोगों की आवाज़ वहाँ पहुँचाई। हमने उनसे, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने होम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि आप देखिए जम्मू से क्या आवाज़ें आ रही हैं, कश्मीर से क्या आवाज़ें आ रही हैं। जब एक आउटरीच हुआ, जब सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ
और उसको मजबूत, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो ऑपोजिशन में जब वो होती है वो लोगों की आवाज़ बन के आगे आती है। आज अगर हम 4 चीज़ों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों के विरुद्ध हैं, इसलिए हम लोगों की बात की तर्जुमानी करते हैं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन अपने काम में बिजी होता है, वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाता है पर उसकी आवाज़ एक राजनीतिक पार्टी बनती है, इसलिए राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं। सो आप लोगों के हकों की, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनकी तर्जुमानी करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें आवाज़ अपनी उठा रही हैं और उसके साथ साथ हमने भी उठाई और हमने ये कोशिश करी कि आवाज़ सही जगह तक जाए। ये क्यों ढोल पीट रहे थे फिर, अगर इनके कहने पे था तो फिर जैसी डोमिसाइल पॉलिसी आई थी तो उसके बाद इनको तो जो नहीं आई थी उसका विरोध करना चाहिए था, फिर इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, उसको वेलकम क्यों किया? ऐसे ही जब यही सवाल मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। दिल्ली की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, वहाँ से जो भी आर्डर नया पास होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की इकाई है वो उसको स्वागत करती है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं, एक बार वो स्वागत करते हैं, जब उसको बदला जाता है वो फिर भी स्वागत करते हैं। क्या आपको लगता है कि तालमेल नहीं है केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की जो इकाई है उसके बीच? मुझे लगता है इनको ये हर चीज़ पे क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये जल्दी कर जाते हैं। इनको मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों की आवाज़ डेमोक्रेसी में सबसे ज़रूरी होती है, जो लोगों की आवाज़ होती है उसी पे राजनीति चलती है किसी भी प्रजातंत्र में। और अगर लोगों की आवाज़ विपरीत आती है तो किसी भी शासक को या शासन को उसको सुनना पड़ता है, और अगर वो सुन के उसमें बदलाव लाते हैं तो मेरा ये कहना है कि इतने इनके अंदर, अगर ये जम्मू के इतने हितैषी हैं तो जब पहली पॉलिसी आई थी, डोमिसाइल लॉ आया था, तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी इनको और केंद्र पे जाना चाहिए था, वहाँ बात करनी चाहिए थी कि भाई इसको चेंज कीजिए, जम्मू के लोगों को खाली क्लास 4 मत रखिए। इन्होंने उस वक्त उसका स्वागत किया। जब बाकी लोगों ने आवाज़ उठाई, बाकी हम लोगों ने आवाज़ उठाई, आम जनता ने आवाज़ उठाई, तो इन्होंने कहा हमने चेंज। विक्रम जी, उस समय बहुत से लोग ऐसे आए थे, उसमें कुछ पत्रकार भी थे, उसमें कुछ नेता भी थे जो कि तालियां बजा रहे थे। आपको नहीं लगता कि जो जम्मू की बात करें तो जम्मू में चाहे नेताओं की बात करें, चाहे सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, हर कोई अपनी सियासी रोटियां जो है उसे रखता है, अपना पर्सनल जो बेनिफिट है वो देखता है, जनता की फिक्र किसी को नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इससे आपका मैं मानूंगा नहीं, मैं भी जम्मू से हूँ और मैं भी सियासी पार्टी से हूँ और हम इस तरह से कभी चीज़ों को लेते नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव के बाद जिस तरह से लोगों ने हर चुनाव में लोगों को भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ताकत दी, चाहे वो पंचायत के चुनाव थे, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव थे, चाहे वो असेंबली चुनाव थे, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव थे, वो भरोसा और विश्वास जो था वो नरेंद्र मोदी जी पे था। वो लोगों ने जताया नरेंद्र मोदी जी में। इंडिविजुअल्स को यहाँ कहीं नहीं देखा गया। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उठ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, लोगों ने फिर भी जिता दिया। सो एक आज जो भरोसा लोगों को था, जो लीडरशिप पे भरोसा था, वो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास आज भी बना हुआ है। हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग नीचे डिलीवर करने आए थे, सरकार जो बना के पीडीपी के, बीजेपी की बना के केंद्र ने दी थी, वो तो यहाँ के लोग फेल हुए, जो उसमें आवाज़ नहीं बन सके कैबिनेट में, जो कैबिनेट के फैसलों को क्या विरोध नहीं कर सके, जो जम्मू विरोधी थे, जो जम्मू की कॉम्प्रोमाइज़ जिन्होंने जम्मू की हर बात के लिए किया क्योंकि उनको सत्ता में रहना था, तो उसका नतीजा भी आपने देखा। तो मेरा ये कहना है कि राजनेता लोगों की आवाज़ बनते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, वो अलग बात है, पर एक ही पेंट से सबको ब्रश कर देना, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे राजनेता, मुझे लगता है वो सही बात नहीं। अपनी पार्टी से के नेता जो हैं, उनसे जब भी हमने बात की, हर एक नेता ने ये कहा, चाहे वो जम्मू के नेता हों चाहे वो कश्मीर के नेता हों, जम्मू के नेताओं ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों को एक नज़र से देखेगी अपनी पार्टी जो उसमें नेता हैं। कश्मीर के नेताओं ने भी ये कहा कि जम्मू को भी बिल्कुल बराबर का हक दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर, कहा यह जा रहा था कि 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। टोल प्लाज़ा की बात कर लें, पहले एक टोल प्लाज़ा लग रहा था, ये कहा गया हम इसको उखाड़ देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, हम इसको फेंक देंगे। फिर एक दूसरा टोल प्लाज़ा जो था, उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें, लेकिन टोल प्लाज़ा लग गया। अभी 2 और लगने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आपकी अपनी पार्टी इसके खिलाफ ही लड़ाई लड़ेगी कि आखिर जम्मू में ही क्यों, कश्मीर में क्यों नहीं? हमने तो इसका विरोध किया पहले दिन से ही। हमारा ये मानना था कि ये समय सही नहीं है। अभी ये स्टेट जो है बीमारू राज्य है,
ये आर्थिक दिक्कत से गुजर रहा है। यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। जिन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रखा गया था कोरोना के बाद, उनको भी लोगों ने कितने कितने मुलाजिम हटा दिए। बेरोज़गारी यहाँ चरम सीमा पे है। अभी यहाँ आंकड़े आते नहीं, अगर आंकड़े आप देखेंगे तो मेरे को लगता है इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ होगा। यहाँ हम पिछले अगस्त 5 से हम बंद थे, कामकाज लोगों के सफ़र कर रहे हैं। इसलिए आज ऐसे समय में टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा देना और जम्मू कठुआ से चलने वाले आदमी को कटरा जाना है अस्पताल अगर, तो वहाँ से आने में 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा खाली टोल देने में। सो कहाँ से ये सही इसको ठहरा सकते हैं? आम आदमी जिसकी कईयों की तो आमदन 3000 रुपये महीना है, तो वो 1000 रुपये अगर टोल में ही दे देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? और क्या ज़रूरत थी? और कौन लोग हैं इस टोल की माफिया के पीछे? कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इस सब की जांच आपको मीडिया में करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। कोरोना के चलते जिस तरह से ये दावे किए गए कि लोगों को सहूलियत दी जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घरों के अंदर बंद थे, और बहुत सी जनता ऐसी है हमारे जम्मू में, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, जो सुबह जाते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को उनका चूल्हा जो है वो चलता है। लेकिन दावे किए गए थे कि कुछ माफ़ किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिजली के बिल की बात कर लें, वो लगातार आ रहे हैं, पानी के बिल जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जम्मू के लोगों को ये उम्मीद थी, आज 1 साल होने वाला है 370 टूटे हुए, लोगों को ये उम्मीद थी और ये कहा गया था कि दूध और दही की, शहद की नदियाँ बहेंगी, नौकरियाँ आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से लोग आएंगे, दुनिया आएगी। अगर कोरोना काल में ये सब नहीं हो सका और ये नहीं हुआ, तो क्या केंद्र सरकार का इतना ही प्यार है जम्मू कश्मीर के साथ कि एक पैकेज जो है वो नहीं दिया जाए? ये स्टेट डिपेंडेंट, आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर भी टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंडेंट है, और जम्मू तो डिपेंडेंट, जम्मू का में एग्रीकल्चर भी बहुत कम है। कंडी एरिया है हमारा जम्मू का सारा, जहाँ रेन फेड एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद माता वैष्णो देवी के जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसी का सारा कामकाज चलता था। यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा आती थी, साल में 2-3 ऐसे इवेंट होते थे जिससे लोग रोज़गार कमाते थे। तो आज आप कटरा जाएंगे, वहाँ के पिट्ठू वाले, वहाँ के घोड़े वाले, वहाँ के जो ऑटो वाले या जम्मू के ऑटो वाले, जो आम आदमी है, जो बिल्कुल निचली स्तर का आदमी है, वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो कोई ना कोई पैकेज केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए लाना चाहिए था, जिसमें एक इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की सफ़र कर रही है। जम्मू के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज की बात हुई थी, होटल के लोग हमारे सफ़र कर रहे हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतें जो छोटे व्यापारियों को आ रही हैं, उसके लिए कोई पैकेज होना चाहिए था। और उसके साथ साथ ये जिस तरह से हालात बने, बंद हुआ लोगों का कारोबार, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा लॉकडाउन हुआ। उसके बाद जब दुकानें खुली तो लोगों को मोटे मोटे बिल आ गए बिजली के, उसमें कोई राहत की बात नहीं है। उसके बाद आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो लोग बेचारे डेली वेजर के तौर पे लगे हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। तो देने के बजाय आप ले रहे हो। ठीक है, हमको रेवेन्यू चाहिए, हमको बिजली के नुकसान कम करने हैं, हमको ट्रांसमिशन लॉस कम करने हैं, प्राइवेटाइजेशन भी होनी चाहिए। पर जिस स्टेट में अपने 4 हाइडल प्रोजेक्ट हों, जो बिजली बना के पूरे देश को बेचती हो, क्या उसके लिए बिजली नहीं रखी जा सकती? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म 70 साल में नहीं निकल सकता था? क्या हमारे को अपने रिसोर्सेज पे राइट नहीं है? इसके बाद सर 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर आएंगे। लगभग 1 साल होने को है, 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। लेकिन इससे थोड़ा और पीछे चलें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो बड़े नाम हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर मोबाइल 4G इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन नहीं हुई अभी तक। हवाला ये दिया जा रहा है कि हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल, हम अपनी सरकार के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हमारे देश की सुरक्षा के साथ हैं। लेकिन सर, अगर लोगों का ये सवाल है कि अगर हम 2G सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो हम 4G का पैसा क्यों दें? और साथ ही जनता ये आरोप लगा रही है, कुछ जनता, कि जानबूझकर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा देने के लिए 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं शुरू की जा रही हैं। इस पर आप किस तरह से देखते हैं? हमारा शुरू से ये सवाल रहा है कि पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट पीसफुल है वहाँ पे 4G क्यों नहीं है ना? सारे डिस्ट्रिक्ट तो मिलिटेंसी इन्वेस्टेड नहीं है जम्मू कश्मीर के। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो जहाँ हेवी मिलिटेंसी है, और अगर जम्मू का भी एक आधा कोई डिस्ट्रिक्ट है जम्मू प्रोविंस का जहाँ आप समझते हैं, तो बाकी जगह तो देनी चाहिए थी। और ऊपर से ये सरकार की कोई बात समझ ही नहीं आती। पहले ये हवाला देते रहे कि हम यहाँ हालात सामान्य नहीं है इसलिए 4G नहीं आ सकता। कल इन्होंने चिट्ठी लिख के बोल दिया कि 4G आ सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
तो 2-4 दिन में कैसे ऐसे हालात बन गए लास्ट रिपोर्ट और इसमें कि हालात इतने अच्छे हो गए या इतने ख़राब थे पहले कि जो 4G अब दिया जा सकता है। तो ये विडंबना यही है कि यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खुसूसन मैं बोलूँगा जम्मू के लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे लेबॉर्ट्री में गिनी पिग्स को यूज़ किया जाता है और जानवरों को यूज़ किया जाता है, उन पे एक्सपेरिमेंट अलग अलग किए जाते हैं देखने के लिए कि क्या चलेगा। इसी तरह से आज जम्मू के लोगों को इस्तेमाल किया गया 370 की बात करके कि आपका बहुत बड़ा हित होगा इसको टूटने में। अगर उसको 370 तोड़नी थी, 35 से तोड़नी थी, उसके साथ हमारी स्टेट क्यों तोड़नी थी, हमारी पहचान क्यों लेनी थी? और अगर आपको इतनी आर्थिक दिक्कत में ये स्टेट है, किसी डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है पेमेंट्स करने के लिए, डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, तो क्यों एक आर्थिक पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिव आज तक नहीं दिया गया? हम उम्मीद करते हैं कि 5 अगस्त को जो पैकेज दिए गए थे कोरोना महामारी के चलते, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट जो थी वो की थी। ट्रांसपोर्टर्स परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमारा इसमें डायरेक्ट पैकेज नहीं आया ना किसी को। आप देखिए एक जनरल नेचर के वो पैकेज आए। अब अर्थशास्त्री मैं तो हूँ नहीं, पर जो आम आदमी की समझ में बात आनी चाहिए कि जो एक डायरेक्टेड पैकेज आना चाहिए था कि पिट्ठू वालों के लिए, कटरा के लिए ये पैकेज है, जम्मू के ऑटो वालों के लिए, जो लोग अफेक्टेड हैं डायरेक्टली, जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए पैकेज है, इंडस्ट्री के लिए ये पैकेज है, टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए ये पैकेज है। तो वो कहीं है नहीं एक बड़े पैकेज में सबको संभाल लेना। सर तो अभी तक एक और सवाल करूंगा। ये बात तो हमें समझ आती थी कि नेताओं की बात करें कि जम्मू कश्मीर के जो नेता थे उनका और दिल्ली में जो नेता बैठे थे सरकार में, उनके बीच तालमेल नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की बात करें। लेकिन अब यहाँ उपराज्यपाल शासन है, उपराज्यपाल जो है वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन एक बड़े राष्ट्रीय अखबार की माने तो उसमें खबर जो थी वो ये छपी थी कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उन्होंने कहा कि 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से उनको कोई आपत्ति नहीं है, शुरू की जा सकती है। तो फिर जो उपराज्यपाल सब कुछ यहाँ पर देख रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है, वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस पर खतरा है। ये चीज़ समझ नहीं आई सर, क्या उपराज्यपाल प्रशासन और जो केंद्र सरकार है उसके बीच भी तालमेल नहीं है? क्या लगता है मैंने आपको यही तो बात बताई, विडंबना यही है कि समझ नहीं आ रही कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत, कौन किसका एजेंडा चला रहा है। ये बात अभी समझ हमारे में तो आई नहीं। आप में आई हो तो या आपके दर्शकों में आ जाए, क्योंकि एक तरफ से ये कहा जाता है, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, 4 दिन पहले जो आज से 10-15 दिन पहले रिपोर्ट एक फाइल की गई, और इनफैक्ट 4 दिन पहले 5 दिन, जिसमें कहा गया कि अभी 2 महीने के लिए 4G का कोई नहीं हो सकता, अभी 4G रिस्टोर नहीं हो सकता, 2 मंथ्स का टाइम मांगा गया। परसों LG साहब ने कहा कि 4G के पे कोई आपत्ति नहीं हमको। तो मेरा ये कहना है कि विरोधाभास जो है, जो आपस में बातों का तालमेल नहीं है, इस पे बहुत सवाल उठते हैं। और केंद्र के एक जम्मू के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लीडर हैं और मंत्री हैं केंद्र में, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो देखें, वो दिल्ली में बैठ के जम्मू के हित की रक्षा कैसे करते हैं, जम्मू कश्मीर के हित की रक्षा कैसे करते हैं, वो उनका बड़ा दायित्व है मुझे लगता है। तो अगर वो वहाँ बैठ के ये आज सवाल करते हैं ऑपोजिशन से कि ऑपोजिशन बताए जम्मू के साथ भेदभाव क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ तो वो सोशल मीडिया को इग्नोर करते हैं। अगर वो जम्मू की आवाज़ें जो उठ रही हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, चाहे वो SRO 202 को हो, चाहे वो डोमिसाइल को लेके हो, चाहे वो बिजली के निजीकरण को लेके हो, चाहे वो बिजली के बिलों को लेके हो, किसी भी तरह का, वो कहीं इग्नोर कर रहे हैं असली आवाज़ को। तो वो मुझे लगता है जनता उसका अपने। सर आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, तालमेल चाहे उपराज्यपाल प्रशासन और केंद्र सरकार में ना हो, तालमेल चाहे यहाँ के नेताओं में और केंद्र सरकार में ना हो, लेकिन इस सब के बीच पिसती है तो वो गरीब जनता जो जम्मू कश्मीर का युवा है। आखिरी सवाल करूँगा, वो 50,000 नौकरियाँ जब यहाँ पर राज्यपाल शासन था, जब सरकार थी, तब से शुरू हुई थी, अभी तक अपॉइंटमेंट एक भी नहीं हुई है, अभी एडवर्टाइजमेंट ही चल रही है और एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट की जा रही हैं। सर कब तक आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ के जो युवा हैं इनकी हालत जो है कब जाकर सुधरेगी आपको लगता है? देखिए अब इसमें तो ये बड़ा सवाल ये है कि ये आपने सही कहा कि जब राज्यपाल थे तब से ये 50,000 नौकरियों की चर्चा चली, उसी में JK बैंक की रिक्रूटमेंट भी हुई और उसको रद्द कर दिया गया, लोगों ने आवाज़ उठाई, तब भी उसका कोई हल नहीं निकला। आज मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ LG साहब से भी और केंद्र सरकार से भी कि वो जम्मू कश्मीर के युवा को फॉर ग्रांटेड ना लें। वो जम्मू कश्मीर के नौजवान देश के साथ है, जम्मू का नौजवान देशभक्त है, कश्मीर में भी जो अलगाववाद से हट के लोग हैं वो देशभक्त हैं।
उनके भविष्य के साथ ना खेले और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इस वक्त लोग पीड़ा में हैं, लोग दुखी हैं, लोगों के बच्चे बेरोज़गार हैं, लोगों के पास रोज़गार का साधन नहीं है और जॉब्स जो हैं वही एक माध्यम है और एक पैकेज जो इकोनॉमिक पैकेज आएगा वही दो चीज़ें जो हैं इस वक्त मलहम का काम जो है उनके ज़ख्मों पे करेंगी और जल्दी जितनी जल्दी हो सके वो पूरा होना चाहिए। चलिए विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी, जो कि अपनी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और इनका भी ये कहना है कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनके सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा। और इनका भी यही कहना है, जिस तरह से हर एक चीज़ का जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है पिछले 1 साल की बात करें, अगर तो यहाँ से आवाज़ उठेगी, उसका विरोध होगा तो उसे बदल दिया जाएगा, अगर विरोध नहीं होगा तो उस चीज़ को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर नेताओं की बात करें, उपराज्यपाल प्रशासन की बात करें, अलग अलग बयान जो है वो नज़र आते हैं। आपसी तालमेल में गड़बड़ी है तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जम्मू कश्मीर की जनता। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के युवा और जनता इसका खामियाजा भुगतते रहेंगे? कब यहाँ पर जो हैं वो लोगों की परेशानियाँ ख़त्म होगी? इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।